में बताए थे और एक फंक्शन भी बताए थे आइडेंटिटी फंक्शन। अब एक चीज देखा होगा जो हम बार बार इस टाइप का लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ही बोलते हैं, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे कि पिछले क्लास में पढ़ा होगा रियल नंबर में, रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हर तरह का संख्या आता है, जो 10वीं तक जो तुम लोग पढ़ा होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो R से R का मतलब हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार का सेट होगा, दोनों दो प्रकार का भी सेट हो सकता है। जैसे f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में, और दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी रियल नंबर के होगा इसका अवयव, सेट का अवयव। तो इसका मतलब हुआ रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे अब ये है, कल बताए थे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इस टाइप का बताए थे, f रियल नंबर से रियल नंबर में fx बराबर x। इसमें एक चीज ध्यान देने की है, अब जैसे कि बता चुके हैं, ये होता है इमेज, और f के बाद स्मॉल ब्रैकेट में जो होता है वह होता है, उसे बोलते हैं प्री इमेज। तो आइडेंटिटी फंक्शन में दोनों सेम होता है, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, यानी इमेज और प्री इमेज दोनों सेम होता है। अब चले अगला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन माने नियत फलन। कांस्टेंट माने होता है नियत, स्थिर, नियतांक भी कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नाम से स्पष्ट है, जैसे इसमें कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है f r से r, रियल नंबर से रियल नंबर में, इस तरह से जो fx बराबर c और x क्या है रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर के लिए इमेज होगा c। जैसे इस पर एक उदाहरण लिए हम, a से b में कोई फंक्शन डिफाइंड है f, तो a का सेट a का अवयव है 1 2 3 और सेट b का अवयव है m n o p। यहाँ से एक चीज हम देख रहे हैं, 1 भी जुड़ा है n से, सेट a का अवयव 2 भी जुड़ा है सेट b के n से, और 3 भी जुड़ा है n से। इसका मतलब ये हुआ तीनों का इमेज, माने 1 का भी इमेज 1 3 है, n है, 2 का भी इमेज n है, और 3 का इमेज भी n है। n हो गया फिक्स, कोई भी एलिमेंट लीजिए तो उसका इमेज हो गया n। तो इस स्थिति में तीनों का इमेज हो गया n है, तब डोमेन हो जाएगा इसका। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी फंक्शन a से b में डिफाइन होता है, तो सेट a होता है उस फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन ये हो गया। रेंज जो इमेज होता है दाहिने तरफ, उसके सेट को हम रेंज करते हैं। तो यहाँ पर रेंज हो गया n, n क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, n हो गया कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब कांस्टेंट फंक्शन में, कांस्टेंट फंक्शन के रेंज में एक ही अवयव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। तुम लोग पिछले 9th या 10th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। इस टाइप के फंक्शन को पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि कोई फंक्शन f(x) बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर a3x3 डॉट डॉट an x है, जैसे पिछले क्लास में पढ़ा होगा, n का वैल्यू जो है वह हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो भी आ जाता है और प्लस वाला भी आ जाता है। अब सवाल उठता है, यदि नॉन नेगेटिव में होगा या माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो, तो उस स्थिति में ये फंक्शन, ये बहुपद डिफाइन नहीं होता है। इस तरह के फंक्शन में यदि x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर कोई दूसरा हो जाए, या तो माइनस में हो या फ्रैक्शन हो, तो वह फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम f(x) बराबर 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 देखते हैं, हर जगह x का पावर a पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, यहाँ भी नॉन नेगेटिव है, और यहाँ पर देखते हैं 4 रूट अंडर x, तो रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, x की पावर हाफ। तो ये इंटीजर है ही नहीं, इसीलिए ये जो होगा यह hx फंक्शन जो है वह डिफाइन नहीं होगा, यानी ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। और जैसे पीछे में a0 a1 a2 a3,
तो ये रियल नंबर है, तो इसके जगह पर कुछ हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये माइनस में हो सकता है, ये रूट में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये x का पावर जो है हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अब आगे चलते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जिस पर बहुत सारे सवाल सब बनाया होगा। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं। अब जैसे कि जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में होता है, और p और q दोनों इंटीजर होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। जस्ट लाइक इसी टाइप का फंक्शन है रेशनल फंक्शन, ये भी बट्टा के रूप में रहता है, जैसे fx/gx, और x कोई रियल नंबर है, तो इसमें भी जैसे परिमेय संख्या में नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार रेशनल फंक्शन जो दो फंक्शन के बट्टा के रूप में लिखा जाता है, नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 में क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि जानते हैं किसी भी संख्या में बट्टा का मतलब सबसे पहले समझिए भाग होता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग। तो जैसे किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पर 2 है, बट्टा में 0 है, इसका मतलब 0 से 2 में भाग। तो ये होता है नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड। इसीलिए नीचे वाले टर्म 0 ही होना चाहिए। तो नीचे वाली टर्म जो भी है, जैसे fx/gx, तो gx का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अब जैसे कोई एग्जांपल लिए, जैसे मान लीजिए fx बराबर एग्जांपल लिए 1/x, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे इससे, तो ये gx के जगह पर 1 हो गया, और ये hx के जगह पर x हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसी फंक्शन को हम लेकर के चलते हैं, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इस फंक्शन का डोमेन होना चाहिए रियल नंबर में से 0 को हटा लेंगे, और दूसरे साइड का रियल नंबर होगा। कहने का मतलब ये इसका ऊपर वाले पार्ट 0 हो सकता है, जैसे 0/3 ये 0 होगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होगा। तो इस जैसे कोई 11 एग्जांपल लिए हम फंक्शन का, रेशनल फंक्शन का fx बराबर 1/x, इसका डोमेन जो होगा उसमें से 0 रियल नंबर में से 0 निकल जाएगा, लेकिन रेंज में 0 हो भी सकता है। अब चले मॉडुलस फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। इसको बोलते हैं मापांक फलन, इसको बोलते हैं मापांक फलन। जैसे इस टाइप का कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, इसको पढ़ेंगे f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। r का मतलब हो गया रियल नंबर का सेट। इसके जगह पर कुछ हो सकता है, ये ले या संख्या वाले कुछ हो सकता है, और इस तरह से डिफाइंड है जो fx इक्वल टू मोड ऑफ x, इसको पढ़ा जाता है मोड ऑफ x, x का मोड। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब सवाल उठता है जो मोड x का वैल्यू क्या है, इसके बारे में जानिए। मोड ऑफ x, इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है, तो x का वैल्यू अननोन है, तो क्या हो सकता है, या तो इसका वैल्यू 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। यही कोई ऑप्शन हो सकता है। जैसे x एक अज्ञात राशि है, इसका वैल्यू या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब माइनस में। अब मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू x होता है कब, यदि x 0 से बड़ा हो या बराबर। माइनस x होता है कब, यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी माइनस हो। अब एक तो सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, x के जगह पर -7 लिए हैं, x के जगह पर -7, ये जानते हैं -7 क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होने पर उसमें पीछे से फिर माइनस लग जाता है। तो x के जगह पर है यहाँ पर -7, फिर पीछे से माइनस लग गया, तो माइनस माइनस प्लस। अब यदि +7 लेते हैं तो ये इस रेंज में आएगा, ऑलरेडी ये 0 से बड़ा है, इसका उतना ही का उतना ही हो जाएगा। तो इससे एक चीज निष्कर्ष निकलता है, मोड के अंदर
माइनस वाले टर्म में या प्लस वाले टर्म में उसका वैल्यू जो होगा, रिजल्ट जो होगा, हमेशा प्लस से बदला होगा, ये याद रखिए। मोड के अंदर जैसे -2 बराबर 2 और 2 बराबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा। और ये चीज तो आप 9th 10th में भी कहीं कहीं आपको मिला होगा। इसको हिंदी में कहते हैं मापांक फलन, और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x या मोड x बोलिए। इसका वैल्यू दो रेंज में होता है। यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर तो मोड ऑफ x का वैल्यू वही रहेगा, और यदि x का वैल्यू 0 से छोटा यानी नेगेटिव माइनस में है तो उसकी वैल्यू हो जाती है -x। अब एक इसमें और इम्पोर्टेंट रहेगा टाइप ऑफ फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए सपोज x belongs to R, then f(x) बराबर x is called greatest integer function and value of ग्रेटेस्ट, जब इसका वैल्यू होता है x is an integer। दूसरी स्थिति में an integer just less than x if x is not an integer। इसको अपना लैंग्वेज में लिख दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन जो है उसको बोलते हैं, इस टाइप का सिंबल जो कहीं पड़ेगा फंक्शन दे करके, ऐसा f(x) रहे या g(x) रहे, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका वैल्यू यदि मान लीजिए x इंटीजर है तो वही का वही रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए f2 a2, क्योंकि ऑलरेडी दो इंटीजर है। अब जैसे मान लीजिए इसके जगह पर इंटीजर नहीं है, जैसे 3.99 यानी 3.99, देखिए ये 4 के बिल्कुल करीब है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो इसके बारे में क्या लिखे हैं, एन इंटीजर जस्ट लेस देन x, इससे ठीक छोटा इंटीजर है। तो इससे ठीक छोटा इंटीजर हो गया 3, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 3। अब माइनस वाला लेते हैं, जैसे -4, तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, इसकी वैल्यू हो जाएगा -4। अब माइनस में लेते हैं तो -4.99, तो ये भी आपका इंटीजर नहीं है, तो इससे तो ये हो गया -4.99, ये भी इंटीजर नहीं है। इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा क्या, -5। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पर भी आपको अगले क्लास में ये इंटीग्रेशन में भी सवाल सब होगा, इसीलिए इसको सही से जान लीजिए। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका वैल्यू यदि इंटीजर है तो वही का वही रह जाएगा। जैसे यहाँ हम जो 2 लिए हैं, इंटीजर है, इसका वैल्यू वही का वही। एन इंटीजर जस्ट लेस देन x, एक ऐसा अगर इंटीजर नहीं है तो ठीक उससे छोटा इंटीजर, जैसे जानते हैं 3.99 इंटीजर नहीं है, इससे ठीक छोटा इंटीजर है 3। ये माइनस में इंटीजर है, जिसका वैल्यू वही का वही, और ये -4.99 ये इंटीजर नहीं है, तो इससे ठीक जस्ट छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा -5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास जो है फंक्शन बता ही चुके हैं।